इसके अलावा हमारे साथ 3 आंगनवाड़ी 2 वर्कर्स हैं और 1 आंगनवाड़ी हेल्पर है हमारे साथ। इनमें से जो 2 हैं उन्हें हड़ताल के दौरान इलीगली टर्मिनेट किया गया है और उस पर मैं बाद में आऊँगी। और एक जो हमारे साथ साथी हैं उनके प्रोजेक्ट में ज़बरदस्ती माफ़ीनामे लिखवाए जा रहे हैं जब अब उनकी रीजॉइनिंग हो रही है। तो ये पैनल है, बाकी जब सवाल जवाब होगा तो आप सब लोग बात कर सकते हैं। जो इसके लीगल मसले हैं, जो तमाम लीगल पहलू हैं, उस पर तो एडवोकेट स्नेहा ज़्यादा बेहतर तरीके से बात रख सकती हैं। मैं एक थोड़ा सा जो हमारी हड़ताल चली और जो एस्मा लगा है उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम रहा है, मैं थोड़ा उस पर ब्रीफ कर देती हूँ। आप सभी को पता है कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में पिछली 31 जनवरी से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल चल रही थी। हड़ताल को 38 दिन 38 डेज हुए थे और जब हड़ताल का 38th डे था उसी दिन हमें एक नोटिफिकेशन हमें मिला, एक ऑर्डर मिला जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से निकला था, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने हमारी स्ट्राइक पर हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया था। ये एक्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं काले कानून जैसा है, क्योंकि ये तमाम किस्म की स्ट्राइक्स पर पाबंदी लगाने का काम करता है और बहुत सारे इसमें और भी पहलू हैं जिनको मैं उतना नहीं छूँगी, जिनको अगर एडवोकेट स्नेहा चाहेंगी तो वो उन पर बात कर सकती है। लेकिन इस आप कह सकते हैं कि ये कानून लगाने के बाद, इस एक्ट को लगाने के बाद हमारी स्ट्राइक को 6 महीने के लिए प्रोहिबिट कर दिया, उसे प्रतिबंधित कर दिया 6 महीने के लिए। और इसमें दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके रिप्रेजेंटेटिव जो कानून है वो लगाया गया। इसके लगने के बाद हम लोगों ने, हमारी यूनियन ने, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने ये फैसला किया कि हम टेम्पररीली, तात्कालिक तौर पे हम स्ट्राइक को स्थगित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि कोर्ट से हमें एक फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिल जाता है। ज़ाहिरा तौर पे हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है वो ये क्लेम करती है कि वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, जनपक्षधर है। तो हम भी ये विश्वास देखते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। तो एक हम इस ऑर्डर को कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये ऑर्डर ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे हक में ऑर्डर नहीं भी आएगा तो हम हड़ताल उसके बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त भी जो पूरी दिल्ली के आंगनवाड़ियों में चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इस एक्ट की आड़ में जो इन्होंने 9 तारीख को लगाया है, दिल्ली सरकार ने और कई सारे आप कह सकते हैं कि नौकरशाहाना और बहुत ही तानाशाहाना किस्म के ऑर्डर्स निकाले हैं। जो उनका 9 मार्च का ऑर्डर था। इसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट के नए मंत्री हैं, WCD के नए मंत्री हैं, उनके भी ऑर्डर्स आए, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन अगर मैं अभी तक जो हड़ताल का पूरा दौर रहा है उसकी बात की जाए तो ज़ाहिरा तौर पे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल थी, एक हिस्टोरिक स्ट्राइक थी जो 38 दिन जिसने चलाकर, और आंगनवाड़ी कर्मियों ने जितनी बहादुरी, जितनी दिलेरी, जितनी वीरता दिखाई उसके मिसालें काफ़ी कम है। और ख़ास तौर पे दिल्ली के मजदूर आंदोलन में, वर्किंग क्लास मूवमेंट में भी ये एक मिसाल है, क्योंकि लंबे समय से जो एक चुप्पी है पूरे मजदूर आंदोलन में, जिस तरीके की मजदूर विरोधी नीतियां केंद्र और राज्य सरकारें लागू कर रही हैं उसके खिलाफ कहीं इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए। और ये 38 दिन चली हड़ताल एक बार फिर ये दिखलाने को मजबूर हुई कि मजदूर वर्ग की शक्ति क्या होती है। हमने 3 बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की और एक आप जिसको कह सकते हैं एक लाल रंग की ताकत, रेड पावर जो थी वर्किंग क्लास की, वो दिल्ली की सड़कों पर दिखी। हमने अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जिसमें लगभग 15,000 आंगनवाड़ी कर्मी शामिल हुए। तो एक तो आप कह सकते हैं कि हड़ताल काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी मजबूत थी और तमाम सरकार के
साजिशों हथकंडों के बावजूद वो स्ट्राइक को नहीं तोड़ पा रहे थे। और हमने इस बीच ये भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने मिलकर, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हुआ इस हड़ताल से, उन्होंने मिलकर इस किस्म के मजदूर विरोधी और जो आप कह सकते हैं कि खुले तौर पे जो काला कानून है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन हम लोगों का यह भी मानना है कि एक मजबूत और ऐतिहासिक हड़ताल की राजनीतिक जीत इस बात में भी है कि उनको ये कानून इस हड़ताल पर लागू करना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर वो इसको किसी भी तरीके से कंटेन करने में, इसको रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। तमाम उन्होंने इलीगल टर्मिनेशन किए, शो कॉज नोटिस तो हजारों की संख्या में हमारी बहनों को दिए। अलग से आम आदमी पार्टी जो टारगेट कर करके आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ सलूट कर रही थी, कई सारी फर्जी एफआईआर हुई, कई जगह आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारी बहनों के साथ मारपीट की। इन तमाम चीजों के बावजूद हड़ताल काफी मजबूत थी और ये उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। इसके अलावा जो एक और बड़ी जीत हमारी हड़ताल की हुई, और उसको आप एक पॉलिटिकल विक्ट्री कह सकते हैं, कि जो डिपार्टमेंट के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम, मतलब 9 तारीख को ही कैबिनेट का रीशफल होता है, उनसे वो डिपार्टमेंट छीन लिया जाता है, उनके पद पे जो कैलाश गहलोत है उनको बिठाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि जाहिर तौर पे एक हड़ताल के दौरान किसी मिनिस्टर को उसके पद से हटाया जाना ये भी दिखलाता है कि हड़ताल कितनी ताकतवर थी, और जो फौलादी एकता हमारी बहनों ने दिखाई यूनियन के नेतृत्व में जो 38 दिन चली, उसका असर था। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह, जिनके खिलाफ एक आंदोलन हमने अलग से भी चलाया, क्योंकि उनकी ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी जो डिपार्टमेंट के भी और आम आदमी पार्टी के भी स्त्री विरोधी चरित्र को, आंगनबाड़ी कर्मी विरोधी चरित्र को दिखलाता है, जिस ऑडियो में उन्होंने तमाम आंगनबाड़ी बहनों को, लीडरशिप को यूनियन की, मुझे पर्सनली टारगेट करते हुए बोला ये तो लफंगियां हैं, बदचलन औरतें हैं, इस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया। उन ज्वाइंट डायरेक्टर को भी अपना पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह अब कोई और उस पोस्ट पर आ गया है, और हमारी एक मेजर डिमांड ये थी कि इनको इनके पद से हटाया जाए। तो ये भी एक पॉलिटिकल विक्ट्री बहुत बड़ी आंदोलन को मिली, और इन्हीं के खिलाफ एफआईआर के लिए हमने सीएम रेजिडेंस का भी घेराव किया था। एक और बड़ी विक्ट्री जो इस आंदोलन को मिली वो ये थी कि WCD जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, उसका घेराव करके बहनों ने लगभग 2 हफ्ते तक वहां पर अपना ऑक्यूपेशन मूवमेंट, एक कब्जा आंदोलन अपना जारी रखा, और किसी भी तरीके के डर और धमकियों से नहीं डरी और उस आंदोलन को बखूबी चलाया। और सबसे बड़ी चीज ये कि 24 फरवरी को जो राजेंद्र पाल गौतम, जो इस डिपार्टमेंट के फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्होंने जो मानदेय वृद्धि की घोषणा की, जिसको हमने नामंजूर किया क्योंकि वो नाकाफी घोषणा थी, लेकिन उस घोषणा करने के पीछे भी कारण हमारी हड़ताल थी, क्योंकि हड़ताल इतनी मजबूत थी, इतनी इफेक्टिव थी कि वो ये करने के लिए मजबूर हुए। ऐसा नहीं था कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों का आंदोलन इस जनवरी से नहीं चल रहा है। हम लोग 2015 से लगातार संघर्ष करते रहे हैं। 2 सफल हड़तालें हम लोगों ने इससे पहले लड़ी और जीती, और पिछले साल 7 सितंबर को भी 15,000 औरतें सड़कों पर उतरी थी और दिल्ली सचिवालय का घेराव किया था, जब मंत्री महोदय हमारे डेलीगेशन से मिले थे और उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के बीच में आपका समाधान होगा आपके मसलों का, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद हमने 6 जनवरी को भी उनको फिर से 1 दिन की हड़ताल करके अपना ज्ञापन सौंपा, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो जो 31 जनवरी से जो हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल, इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू भी हुई, वो कोई हमने खुशी में नहीं की थी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सरकार का जो रवैया था, वो सरकार का रवैया पूरे स्ट्राइक में भी दिखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव और लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन है, और जो एक आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक परंपरा होती है कि किसी भी ट्रेड प्रोफेशन या सेक्टर से जुड़ी जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है, सरकारें उनसे इंगेज करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने
जबरदस्त अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक जो है बर्ताव किया और हमारी यूनियन से वार्ता करने से भागती रही। तो ये भी ये दिखलाता है कि एक ऐसी यूनियन जिसके पीछे दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी खड़ी है, उनको क्यों नहीं सरकार रिकॉग्नाइज करके उनसे बात करती है और लगातार इस चीज से वो भागती रही है। आज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि अखबारों में आया कि जो अब मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने ये हवाई दावा किया कि वो आंगनवाड़ी कर्मियों की सारी दिक्कतों का समाधान करेंगे और वो काफी प्रतिबद्ध हैं इसके प्रति, वो कमिटेड हैं। अब ये इस पर तो एक ही कहावत, मैंने आज सुबह वीडियो भी रिलीज की थी, इस पर एक ही कहावत याद आती है कि 100 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली। 38 दिन चली हड़ताल में आपके मुख्यमंत्री के घर के बाहर हजारों औरतें बैठी, 3 बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। 8 मार्च को आपके सचिवालय तक हजारों औरतें आई, लेकिन आपने उनसे बातचीत नहीं की। आपने हिस्मा जैसा काला कानून हड़ताल को तोड़ने की मंशा से केंद्र सरकार के साथ मिली भगत में उनके ऊपर लगाया और अब आज मंत्री महोदय का हृदय परिवर्तन हो गया है, उनका मन बदल गया है और अब वो कह रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी कर्मियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं और ये घड़ियाली आंसू आम आदमी पार्टी भी बहाती रही है, केंद्र में भाजपा भी बहाती रही है, क्योंकि इस हड़ताल के दौरान इन सारी पार्टियों का असली चरित्र भी सामने आया है। लेकिन हमने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, अपने वक्तव्यों के जरिए भी हमारा यही कहना है कि अगर वो वास्तविक तौर पर आंगनवाड़ी कर्मियों के मामलों का निपटारा और कोई सम्मानजनक समझौता समाधान करना चाहते हैं, तो जो वास्तविक प्रातिनिधिक यूनियन है, उसके साथ वार्ता करें, अगर आप वाकई में चाहते हैं मामले का समाधान हो। दूसरी चीज, जो हड़ताल के दौरान 27 आंगनवाड़ी वर्कर्स को इलीगली और फर्जी तौर पे टर्मिनेट किया गया है, उनके टर्मिनेशन वापस लिए जाए तत्काल, अगर आप वाकई प्रतिबद्ध है। तीसरी बात, कल जब तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपने सेंटर्स पर वापस गई, अपने प्रोजेक्ट्स में वापस गई हैं रीज्वाइनिंग करने के लिए, वहां पर क्या होता है, वहां पे इनकी सुपरवाइजर्स और सीडीपीओ उनसे माफीनामे लिखने को कहती है। ये कुछ माफीनामे हैं जो आपको प्रेस किट मिलेगी, उसमें ये माफीनामे है जिसपे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि मैं हड़ताल में जाने के लिए माफी मांगती हूँ और मैं आइंदा से हड़ताल पर नहीं जाऊंगी। और इस तरीके के माफीनामे डिपार्टमेंट लिखवा रहा है, सुपरवाइजर सीडीपीओ लिखवा रही है। तो मंत्री महोदय वाकई में अगर आंगनवाड़ी की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, तो सबसे पहले जो उनसे ये माफीनामे लिखवा रहा है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये हृदय परिवर्तन जो आम आदमी पार्टी के मंत्री महोदय का हुआ, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी हड़ताल के पहले दिन से ही हमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था, नाक में दम करो कैंपेन, और हमारा यही मानना था कि जब तक हमारी मांगों की सुनवाई नहीं होगी, जब तक यूनियन से वार्ता नहीं होगी और जब तक कोई सम्मानजनक समझौता नहीं होगा, तब तक उस वक्त तक आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार, टोटल बाइकॉट आंगनवाड़ी कर्मी, उनके परिवार और उनके इलाके के लोग करेंगे। और आने वाले जो निगम चुनाव है उसमें भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनकी पार्टी को हमारे इलाकों से कोई वोट नहीं पड़े। और ये जानते हैं, ये कोई गीदड़ भुक्की नहीं है, ये कोई ऐसे हवा में दी गई धमकी नहीं है जैसे कि आमतौर पे दी जाती है, जैसे कि ये लोग देते हैं। ये वास्तविक धमकी है, ये हम कर रहे हैं और हमने ये किया, हड़ताल के दौरान भी हमने ये किया। और जब अब हमारा आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इनके टोटल बाइकॉट की कॉल और इनके वोट बंदी की कॉल, क्योंकि ये इन सरकारों में तो आपस में काफी याराना चलता रहता है, इनके वोट बंदी की कॉल भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ये हर इलाके में लागू हो। और यही वजह है कि इन्होंने आज इस तरीके का बयान दिया। और मैंने ये कई फोटोज आई हैं कि वो निजामुद्दीन प्रोजेक्ट में गए हैं इंस्पेक्शन के लिए और वहां पर फोटो सेशन हो रहा है। अब ये फर्जी फोटो सेशंस जो हो रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में तो शांति बनी हुई है और ये कुछ जो है असामाजिक तत्व थे जो हड़ताल कर रहे थे। मतलब दिल्ली के लगभग 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी वो असामाजिक तत्व थे, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जिनको इन्होंने नोटिस में कहा है, जो 9 तारीख की नोटिस है, कि मिसक्रिएंट्स है,
कुछ उपद्रवी हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। बेसिकली यूनियन को डिफेम करने की कोशिश, यूनियन को बदनाम करने की कोशिश इनकी सरकार कर रही है। और आज के हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री के बयान से भी ये साफ हो चुका है कि अगर वो जेन्युइनली कंसर्न्ड है तो वो जो है यूनियन से बात करेंगे, वो वर्कर्स के बीच में डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। और ये वही है कि एक तरफ आप एक चेहरा ये दिखाओ कि हम तो वर्कर्स हेल्पर्स के मांगों को लेकर कमिटेड है और उन पर हम सुनवाई करें, और दूसरी तरफ आप ही के डिपार्टमेंट में उनसे माफीनामे लिखवाए जा रहे हैं और रोज उनको धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारे नाम हम हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ टर्मिनेशन के ऑर्डर हम लोग जारी कर रहे हैं। मैं वैशाली को कहूंगी एक बार नवलेंद्र कुमार सिंह की जो नई वाली ऑडियो वो एक बार मुझे दिखाएं, क्योंकि ये ऑडियो ये सबको सुननी चाहिए, क्योंकि यही नवलेंद्र कुमार इस डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर थे। नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं एक बार ये ऑडियो आपको सुना रही हूँ। ध्यान से आप नोट कर लीजिए, एकदम टॉलरेशन नहीं किया जाएगा। आज 500 लोगों को निकालना है तो निकालना है। फट से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए और शेयर कर दीजिए। 5 बार ऑनरेबल मिनिस्टर का कॉल रिसीव कर चुका हूं मैं। सारी हदें पार कर दी हैं आप लोगों ने कल रात से। प्लीज नोट कर लीजिए। अभी हमें आधे घंटे के भीतर अगर 500 की लिस्ट नहीं आई, लता मैडम, रूपा मैडम, आप इसे कोऑर्डिनेट कीजिए, सारे CDPO से बात कीजिए। If they are deliberately trying to save them, then definitely they have to go. इनके खिलाफ एक्शन होगा, इनको सस्पेंड करेंगे हम। ये बता दीजिए क्लियर कर। शाम से मैं देख रहा हूं ये दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये वो किसे बोल रहे हैं? ये कल वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये उन्होंने अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट की है। इंटरनल वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये जॉइंट डायरेक्टर है नवलेंद्र कुमार सिंह, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर। लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग है, जबकि तब हड़ताल चल रही थी और इन्होंने कहा है कि 500 लोगों की लिस्ट जारी की जाए हर प्रोजेक्ट से जिनको तत्काल टर्मिनेट किया जाए। और ये धमकी इन्होंने इस पर अमल भी किया जब ये 27 लोगों के टर्मिनेशन ऑर्डर इन्होंने जारी किए हैं। अब ये टर्मिनेशन ऑर्डर इलीगल क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक टर्मिनेशन लेटर मेरे पास है जिसकी डेट है 5 फरवरी की। 5 फरवरी नहीं है, इन्होंने 5 मार्च है, इसमें तो डेट भी इन्होंने गलत लिखी है। ये 5 मार्च की है। 5 मार्च का इन्होंने एक टर्मिनेशन ऑर्डर, ये तो वैसे ही चैलेंज हो जाएगा। 5 मार्च इनको 5 मार्च लिखना था। 5 मार्च का ये टर्मिनेशन ऑर्डर है कथित तौर पर। और 5 मार्च का ये एक शो कॉज नोटिस है सेम वर्कर को। एक ऑर्डर में उसे टर्मिनेट किया गया है, एक ऑर्डर में बोला गया कि 3 दिन के भीतर बताओ कि तुम्हें टर्मिनेट क्यों ना किया जाए। तो ये कौन सा इनमें से कौन सा लेटर मान्य है? ये कौन सा लेटर मान्य है? उनका शो कॉज नोटिस जिसमें उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया है, और ये नेचुरल जस्टिस के किस उसूल पर खड़ा उतरेगा कि आप 3 दिन का समय दे रहे हैं उनको कि वो अपना पक्ष रखें। ये तो कहीं नहीं हुआ है, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है वर्कर्स की, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये शो कॉज नोटिस भी उसी दिन का है जिस दिन का ये टर्मिनेशन लेटर है। इसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें बिल्कुल ये आशंका है कि आने वाले दिनों में ये वर्कर्स को विक्टिमाइज, उनको टारगेट करने के लिए जो इनके जॉइंट डायरेक्टर बात कर रहे थे कि आप टर्मिनेशन 500 लोगों के टर्मिनेशन ऑर्डर्स बनाएं, हमें बिल्कुल डर है, हमें ये बिल्कुल आशंका है कि ये करेंगे। ये लगातार हमारी बहनों को डराने धमकाने के लिए फर्जी FIR करवा रहे, उनके घरों में पुलिस भेज रहे कि आप पूछताछ करो कि ये कहाँ है, क्या कर रही है। ये इस तरीके का रवैया है और ये दो मुहापन आम आदमी पार्टी के असली चरित्र को दिखलाता है। हमने यूं ही नहीं, हड़ताल के पहले दिन से कहा था कि आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। आप देख सकते हैं सारे राजनीतिक और विचारधारात्मक मसलों पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस पर, इनमें और भाजपा में 19-20 का ही फर्क है। राम मंदिर है, CA NRC का मसला है, रिलीजियस कन्वर्जन बिल हो, काशी को पुण्य भूमि, उत्तराखंड को देवभूमि, ये तो आपस में लगता है इन दोनों में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक फांसीवादी राजनीति और विचारधारा का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और दूसरी राइट विंग दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट किस्म की लोकरंजकतावादी पार्टी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। और हमारे खिलाफ जो ये एस्मा के ऑर्डर को लगाने का काम हुआ है दोनों की मिलीभगत से, ये एक बार फिर वही दिखला देता है कि आपस में दोनों के काफी अच्छे और दोस्ताना संबंध है। और जब मजदूरों की बात आती है, आंगनवाड़ी कर्मियों की बात आती है, मेहनत कशों के जायज हकों की बात आती है, तब ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से दमन करते हैं। जो एक तो जो हेस्मा का ऑर्डर आया है, आप अगर वो कानून भी देखें, हरियाणा एसेंशियल कमोडिटीज मेंटेनेंस एक्ट, तो वो कानून ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी जो किसी भी तरीके का एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सरकार के साथ मिलके, चाहे वो पेड एम्प्लॉय हो या अनपेड हो, किसी भी फॉर्म में काम करता हो, उन पे ये प्रोहिबिशंस लागू हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार को लगा कि अच्छा हम ये स्ट्राइक जो है इसको हम कंटेन नहीं कर पा रहे तो इन पे हेस्मा लगा दो। लेकिन कानून का दूसरा पहलू ये भी है कि जब कभी ऐसे किसी मुद्दे पे स्ट्राइक हो रही है और एक ऐसा कंसर्न आया है, तो वो अगर इस तरीके की कोई प्रोहिबिशन स्ट्राइक पे लगा रहे हैं तो उस डिस्प्यूट को उनको कोर्ट को रेफर करना पड़ता है रिजॉल्व करने के लिए। वो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जो हमारी बहनें हैं उन पे प्रोहिबिशन लगा दी कि भैया स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि आप एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और ये जो काम हमारी बहनें कर रही हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, उनके काम को भी एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर इसी नोटिफिकेशन में किया है। ऐसा नहीं है कि पहले से नोटिफाइड था या फिर ये एसेंशियल सर्विसेज में आते थे। उस एक ही नोटिस में उनको एसेंशियल सर्विस पे उसको डिक्लेयर किया है। उनको बोला कि आप 6 महीने तक आप इस मुद्दे पे ना तो आवाज उठा सकती है ना स्ट्राइक कर सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने प्रोहिबिट कर दिया, बहनें उठ गई कि ठीक है अब हमारे पास 6 मंथ का प्रोहिबिशन आ गया है तो हम अपने प्रोजेक्ट्स में वापस जाके काम करेंगे। वहाँ उनको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया जा रहा है। जैसा कि शिवानी ने आपको दिखाया, उनसे जबरदस्ती अपॉलॉजी लेटर्स लिखवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लिखो कि आप माफी चाहते हो कि आपने स्ट्राइक में भाग लिया और आप लिखो कि आप ये वादा करते हैं कि आप दोबारा कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि प्रोटेस्ट या स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है। ऐसा नहीं है कि हम मन से बनाने की हमारा अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है। लेकिन इसको हर तरीके से कर्व किया जा रहा है। और अगर आप इसको एसेंशियल सर्विस के नाम पे अगर रोक रहे हो तो जो आपका कानून है, जो आपके लेबर लॉज है, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को नोटिस देके प्रोहिबिट कर रहे हो तो आप उस डिस्प्यूट को ट्राइब्यूनल में या कोर्ट में रेफर करो उसको, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। आज की बात नहीं है कि वेजेस को लेके, तनख्वाह को लेके हमारी जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है या फिर वो सरकार से बात करने की कोशिश कर रही है। बहुत सालों से ये मुद्दा चल रहा है, कई प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन जो डिमांड है वो आज तक फुलफिल नहीं हुई है। और डिमांड क्या है? डिमांड कुछ ऐसे कुछ बहुत बड़ा तो डिमांड नहीं है। डिमांड ये है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें एट पार्स पे किया जाए। यही डिमांड है ना, ये तो बेसिक डिमांड है, कोई भी करेगा कि हमें एट पार पे किया जाए। आप हमें सोशल वर्कर कह के ऑनरेरियम दे रहे हो कि हम तो आपको ऑनरेरियम दे रहे हैं क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हो। अगर आप आज की डेट में उसका काम देखें और जितना काम वो अंडरटेक करती हैं एवरी डे, कहा जाता है कि 9 से 2 का काम है, लेकिन 9 से 2 स्ट्रिक्टली नहीं होता, उससे ज़्यादा काम होता है। और अगर उनका जो लिस्ट है काम का वो देखें, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरफ पे किया जाता है? नहीं। क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं? नहीं। उनको मिनिमम वेज तक नहीं मिलता। हमारी दिल्ली सरकार के हिसाब से जो मिनिमम वेज है उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें मिनिमम वेज तो दो, आप हमें वो भी नहीं दे रहे हो। तो इतना बड़ा जो इशू है इसको आप किसी भी तरीके से रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। ऊपर से आप हर तरीके से विक्टिमाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो जो 9 तारीख की दूसरी नोटिफिकेशन है जिसमें आई थिंक मिस्टर गहलोत की ही साइन लेटर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब हम हर एक प्रोजेक्ट में इंस्पेक्शन करेंगे, हर डे एटलीस्ट 10 सेंटर्स में जाके इंस्पेक्शन होगी कि वर्कर्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं, या वो काम कर रही है या नहीं पीसफुली। अगर सेंटर्स में जो CDPOs हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं वो हमारे वर्कर्स को कह रही हैं कि अगर आप माफ़ीनामा नहीं लिखोगे तो हम आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे, पहली बात तो क्यों लिखे माफ़ीनामा? हमने कुछ गलत तो नहीं किया। कौन सा कानून कहता है कि आपको माफ़ीनामा देना पड़ेगा या फिर आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी कि आप दोबारा
स्ट्राइक नहीं करेंगे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो और अगर ये लिखने से मना कर रहे हैं तो वो ज्वाइन करने नहीं दे रहे, तो कल अगर कोई वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है और ये अपने ड्यूटीज़ पे नहीं पाई जाती तो फिर इनके खिलाफ में शो कॉज इशू होगा, फिर इनको टर्मिनेट किया जाएगा ये कह के कि आप अपने सेंटर्स पे नहीं थी। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि इनको ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है और फिर दोष इनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो हम कोर्ट तक लेके जाना चाहते हैं, जो सरकार से बात करके रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये जो टर्मिनेशन, जो 27 टर्मिनेशन हुई हैं, जो शो कॉजेज, हज़ारों शो कॉजेज दी गई है, और शो कॉजेज में जो आई थिंक उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो भी काफ़ी अजीब से हैं कि उन्होंने सुपरवाइजर से मारपीट करी, उन्होंने हाथापाई की, मतलब इस तरीके की अजीब सी आई थिंक शो कॉज में उनके खिलाफ चार्जेस हैं। तो इन सबको हम लीगली टेकअप करना चाहते हैं क्योंकि ये टर्मिनेशन इलीगल है। उसी दिन शो कॉज दे रहे हो, उसी दिन टर्मिनेट कर रहे हो 5 मिनट के अंदर, ये तो इलीगल है ना। कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि आपने प्रोटेस्ट किया तो उसके खिलाफ आपको पनिश किया जा रहा है। तो हम कानूनी तरीके से एड्रेस करना चाहते हैं क्योंकि कानून पे यही कहता है कि जब डिस्प्यूट इतना बड़ा है और डिस्प्यूट में आपने जो वर्कर्स है उनको भी प्रोहिबिट कर दिया है, नोटिस दे दिया है कि आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं और आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपको 6 महीने के लिए रोका जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट या ट्राइब्यूनल में उनका रेफरेंस जाना ज़रूरी है और वहाँ पे इस मुद्दे को लीगली मुद्दे को रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये सारे मुद्दे जो है हम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं और वहाँ पे